हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीजेटी की बाइसिंग पढ़ते हैं। बीजेटी की बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग मीन्स प्रोवाइडिंग डीसी वोल्टेजेस एंड करंट सो दैट ड्यूरिंग एसी सिग्नल बेस टू अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। एसी सिग्नल की जब एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो अपन डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बीजेटी सर्किट को, ताकि बीजेटी का बेस और अमीटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर से बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये डीसी वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सुनिश्चित करेगा कि बेस से एमीटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर से बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो। ताकि क्या होगा कि जो हमारा बीजेटी है वह एक्टिव रीजन में काम करेगा, क्योंकि बीजेटी को एक्टिव रीजन में काम करने के लिए बेस से एमीटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर से बेस वाला जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। तब जाके वो बीजेटी एक्टिव रीजन में रहेगा। और बीजेटी जब एक्टिव रीजन में होता है तो हमको पता है कि वह किसकी तरह काम करता है, वह एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखने के लिए बीजेटी की बाइसिंग की जाती है। ये हो गया एक कारण। दूसरा कारण ये है कि बाइसिंग इसलिए करते हैं कि हम ये क्या करता है, ये क्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करता है। क्यू पॉइंट होता है एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट होता है, जो मूव नहीं करता, फिक्स पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। और क्यू पॉइंट होता है ये कलेक्टर करंट और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू होती है आईसी और वीसी की वैल्यू होती है, वही क्यू पॉइंट होता है। कलेक्टर करंट और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज वो कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। तो इसकी कलेक्टर करंट की वैल्यू और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू वही क्यू पॉइंट कहलाता है। तो बाइसिंग क्या करती है? बाइसिंग इस्टेब्लिशेस वैल्यू ऑफ स्टडी कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर अमीटर वोल्टेज। यह बाइसिंग क्या करता है? यह आईसी और वीसी की फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करता है ताकि क्यू पॉइंट फिक्स रहे। अगर क्यू पॉइंट फिक्स रहेगा लोड लाइन पे तो वह क्यू पॉइंट अगर स्टेबल रहेगा तो बीजेटी का क्या होगा? बीजेटी में जो आउटपुट है, जो सर्किट का जो आउटपुट है वह डिस्टोर्ट नहीं होगा, वह डिस्टोर्शन नहीं होगा, आउटपुट में कोई विरूपण नहीं आएगा। तो ये दो मेन रीज़न हो गए, इसलिए हम बाइसिंग करते हैं। और बाइसिंग वो ये सिंपल सा बाइसिंग क्या है? बाइसिंग डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना बीजेटी सर्किट को, ताकि बीजेटी एक्टिव रीजन में रहे। और बाइसिंग क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करता है, तो क्यू पॉइंट हमको मिले और क्यू पॉइंट स्टेबल मिले, और ये बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखने के लिए हम बाइसिंग करते हैं। तो बाइसिंग का मतलब सिंपल सा है, डीसी वोल्टेज कनेक्ट करना, बैटरी सिंपल सी कनेक्ट करना बीजेटी में, ताकि वो बैटरी क्या करेगी? बेस से अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेगी और कलेक्टर से बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेगी। बाइसिंग सर्किट बहुत तीन होते हैं मेनली। फिक्स बायस सर्किट होता है, दूसरा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट होता है, और तीसरा होता है सेल्फ बायस सर्किट, जिसको वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट भी कहते हैं। ये तीन सर्किट होते हैं। हम वन बाय वन एक एक करके सर्किट हम पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, ताकि ये बाइसिंग कैसे क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करती है। तो क्यू पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तीनों का वन बाय वन, और इनमें देखेंगे कि तीनों में बेस्ट कौन सा है जो क्यू पॉइंट स्टेबल हमको प्रोवाइड कराता है, ताकि आउटपुट डिस्टोर्ट नहीं हो और बीजेटी एक्टिव रीजन में रहे। अब हम पढ़ेंगे पहला सर्किट, फिक्स बायस या बेस बायस सर्किट भी बोलते हैं इसको। फिक्स बायस क्यों बोलते हैं और बेस बायस क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। इस सर्किट में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक्चुअल सर्किट होता है। इसमें ये बीजेटी है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी एन कलेक्टर बेस अमीटर है। यहाँ पे बेस और अमीटर के यहाँ पे एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं हम, ये कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। ये यहाँ से इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं बेस पे, और यहाँ पे जो ये रजिस्टर है आरबी बेस रजिस्टर कहलाता है। ये बेस रजिस्टर से हम ये बैटरी बीसीसी सप्लाई, ये जो बैटरी लगाई है बीसीसी सप्लाई, ये क्या कर रही है? ये बेस से अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रख रही है और कलेक्टर से बेस जंक्शन रिवर्स बायस रख रही है। देख लो पॉजिटिव यहाँ पे बैटरी है, प्लस बीसीसी किससे कनेक्ट है? बेस से कनेक्ट है। और बेस क्या है? बेस भी पॉजिटिव है, देख एन पी एन, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली देख लो कि वीसीसी जो बैटरी है वह ये कलेक्टर से बेस जंक्शन वो रिवर्स बायस रख रही है। कलेक्टर एन है नेगेटिव और ये वीसीसी प्लस, तो प्लस माइनस नेगेटिव, तो ये कलेक्टर से बेस जंक्शन रिवर्स बायस रख रही है और बेस से अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रख रही है। यहाँ पे ये कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं, एसी आउटपुट सिग्नल है, वही कैपेसिटर से हम ले रहे हैं यहाँ पे एसी आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया, कपलिंग कैपेसिटर, कलेक्टर से अमीटर के बीच में एसी आउटपुट सिग्नल मिलेगा हमें। ये आरसी कलेक्टर रजिस्टर है,
तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो बेस में जा रही है, वो IB करंट, बेस करंट। यहाँ से जो करंट जा रही है वो कलेक्टर करंट IC। अब इसका DC इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। DC इक्विवेलेंट सर्किट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम यहाँ पे हम Q पॉइंट को निकालना है। Q पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ वैल्यू ऑफ IC एंड VC। तो IC और VC की वैल्यू निकालने के लिए हम DC इक्विवेलेंट सर्किट इसका देखते हैं। DC इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करेंगे, ये सप्लाई हटा देते हैं, ये कलेक्टर तो ये कैपेसिटर जो है वो ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे DC इक्विवेलेंट में इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे VCC, ये रजिस्टर बेस रजिस्टर RB, ये बेस करंट IB वो जा रहा है बेस में, और कलेक्टर बेस और ये एमीटर, ये बेस से एमीटर का वोल्टेज VBE, ये VCC, यहाँ पे जो कलेक्टर यहाँ पे हटा दिया था कैपेसिटर, यहाँ पे ओपन हो गया था, ये रजिस्टर RC, यहाँ से करंट जाएगी कलेक्टर करंट IC, ये C और E के बीच में वोल्टेज VCE, कलेक्टर और एमीटर के वोल्टेज में कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE, ये बेस से एमीटर वोल्टेज VBE। यहाँ पे VCC बैटरी इज यूज्ड फॉर बाइसिंग, इट फॉरवर्ड बाइसेस बेस एमीटर जंक्शन एंड रिवर्स बाइसेस द कलेक्टर बेस जंक्शन। वही मैंने अभी बताया कि ये जो VCC बैटरी लगाई है वो बेस से एमीटर जंक्शन को तो फॉरवर्ड बाइस कर रही है और कलेक्टर से बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर रही है। यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, इस सर्किट में KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ से ऐसे जब KVL अप्लाई करेंगे, इस बाहर से ऐसे बाहर वाले लूप से KVL अप्लाई करते हैं, तो देखना VCC माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0, VCC माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं इस लूप में, ये सीधा इस सीधे वाले में देख लेते हैं, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होगी, एक तो ये इस वाले लूप से, ये वाला ऐसा, और एक इस वाले से। तो ये दूसरे वाले से क्या होगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस VCC का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल तो है बेस रजिस्टर, बेस में जा रहा है, और कलेक्टर रजिस्टर में जा रहा है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो ग्राउंड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस VCC। ये जो प्लस VCC बैटरी है वो बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है और रिवर्स बायस कर रही है कलेक्टर बेस जंक्शन को। यहाँ से इस इक्वेशन से देखते हैं हम, ये जो बाहर वाले लूप से लगाया था VCC माइनस IBRB माइनस VB इक्वल टू 0। यहाँ से हम IB की वैल्यू निकालेंगे, तो IB की वैल्यू आएगी VCC माइनस IBRB को 0 के इधर ले आएंगे तो प्लस IBRB हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा VCC माइनस VBE, और गुणे में था RB तो वो बटे में आ जाएगा, तो IB की वैल्यू आ जाएगी बेस करंट की VCC माइनस VBE बटे RB। ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब इस इक्वेशन से देखो कि बेस VCC की वैल्यू जो बैटरी है वो फिक्स DC वोल्टेज है, VBE की वैल्यू भी फिक्स होती है, और बेस रजिस्टर वो कि अगर फिक्स वैल्यू का हम रजिस्टर ले तो वो फिक्स रहेगा। तो ये तीनों फिक्स है, VCC VBE और RB। तो बेस करंट भी हमारा फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये बेस करंट फिक्स है, तो इसलिए हम इस सर्किट का नाम क्या है, फिक्स्ड बायस सर्किट। इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स बायस सर्किट। और बेस बायस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बेस को बायस किया हुआ है, रजिस्टर कनेक्ट है बेस से, बैटरी से रजिस्टर बेस से कनेक्ट है, इसलिए बेस बायस है। और फिक्स बायस ये देख लिया क्योंकि बेस करंट यहाँ पे क्या रहा है, फिक्स रह रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स बायस सर्किट। ये इक्वेशन सेकंड देख रहे थे हम, VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VC इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू आ जाएगी, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी VCC माइनस IC इंटू RC। VCC बैटरी फिक्स है, कलेक्टर करंट जो किस पे डिपेंड करेगा, IB की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट क्या होती है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होती है। तो कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड करती है, बेस करंट और बीटा पे। यदि बीटा फिक्स है, जब तक BJT ऑपरेट वो एक्टिव रीजन में, तो बीटा अगर फिक्स है तो बेस करंट, और यहाँ पे और बेस करंट तो पहले से हमने देख लिया था वो फिक्स है, तो IC की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये IC की वैल्यू आएगी, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, और IB में निकाला था वो बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो IC की वैल्यू आ जाएगी। और VC बराबर VCC माइनस ICRC, VC की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, RC पे, ये कलेक्टर रजिस्टर पे डिपेंड कर रही है। VC डिपेंड्स ऑन RC। तो इक्वेशन थर्ड से जो अपन IB की वैल्यू निकाली थी VCC माइनस VB बटे RB, इक्वेशन थर्ड,
तो यहाँ पे वीबी को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि वीसीसी का मान वीबी से बहुत ज़्यादा होता है, तो वीबी को नेगलेक्ट करते हैं तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसीसी बटे आर बी हो जाएगा। और ये आई बी इक्वल टू वीसीसी बटे आर बी, तो आई सी क्या होगा, आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी। आई सी को क्या होता है, बीटा इंटू आई बी फॉर्मूला है, तो बीटा इंटू आई बी की वैल्यू वीसीसी बटे आर बी रख देंगे, तो ये हो जाएगी आई सी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू फिक्स, वीसीसी की बैटरी फिक्स वैल्यू का। और जो बीटा है, अगर बीटा फिक्स रहता है जब तक बीजेटी क्यू पॉइंट में एक्टिव रीजन में, तो बीटा की वैल्यू अगर फिक्स है तो आईसी की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, तो ये आईसी क्यू आ जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट। और दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट में दो वैल्यू होती है, एक तो आईसी की वैल्यू और एक वीसी की वैल्यू। तो वीसी की वैल्यू वही यही है, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, तो आईसी तो यही होगी, तो वीसी की वैल्यू क्या है, वीसीसी माइनस आईसी क्यू आरसी, क्यू यानी ऑपरेटिंग पॉइंट, तो ये आईसी क्यू आरसी हो गया, तो ये वीसी क्यू की वैल्यू आ गई, ये आईसी क्यू पॉइंट आईसी और वीसी, तो ये दोनों क्यू पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये फिक्स बायस सर्किट है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्यू पॉइंट इजीली वेरी होगा। क्यों क्यू पॉइंट वेरी होगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू चेंज होगी। बीटा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो बीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। बीटा की वैल्यू चेंज होगी तो आईसी की वैल्यू भी चेंज होगी, आईसी की वैल्यू चेंज होगी और तो वीसी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो आईसी और वीसी दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, टेम्परेचर जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर वेरी होगा तो आईसी और वीसी की वैल्यू चेंज होगी, तो इससे हमारा क्यू पॉइंट भी चेंज होगा। क्यू पॉइंट अगर चेंज हो रहा है तो क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं है। तो इस प्रकार यह सर्किट क्या, ये डिसएडवांटेज है ये, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सिंपल सा सर्किट है, केवल हमको रेजिस्टर बेस रेजिस्टर चाहिए और एक बैटरी वीसीसी चाहिए, उससे बाइसिंग हो रही है, लेकिन इसके साथ में क्यू पॉइंट अनस्टेबल रहता है, इसका डीमेरिट है। तो मेरिट क्या है इसका, वेरी सिंपल सर्किट, केवल सिंपल सर्किट है, कोई नहीं जीरो, बाइसिंग कंडीशन इजीली सेट हो रही है, एक बैटरी से प्लस वीसीसी वाली बैटरी से बाइसिंग कंडीशन आपको मिल रही है बेस रजिस्टर से ओनली बस। तो ये मेरिट इसकी है क्यू पॉइंट, डीमेरिट सॉरी इसकी है कि क्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज होने से क्यू पॉइंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि बीटा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, बीटा है, वीबी है, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू रहती है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर जैसे चेंज होता है वैसे बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, बीटा चेंज होगा तो आईसी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो आईसी और वीसी की वैल्यू दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहता है। इस प्रकार यह इसका डिसएडवांटेज है फिक्स बायस सर्किट का। अब हम नेक्स्ट सर्किट पढ़ते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, या उसको बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट या अमीटर बायस सर्किट, बहुत सारे नाम है इसके। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या किया, कलेक्टर बेस और अमीटर, तो बेस से ये जो रजिस्टर लगा है R1 और R2 यहाँ पे पैरेलल में लगा है RC और RE, ये तो R1 R2 RC RE, ये वोल्टेज डिवाइडर का ये नेटवर्क है, जिसमें R1 R2 ऐसे लगाने से क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है। यहाँ पे इनपुट एसी सिग्नल है, ये एक्चुअल सर्किट है, एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं बेस में, और यहाँ पे वीसीसी बैटरी लगाई है, वह कहाँ जा रही है, R1 R2 में जा रही है, और ये RC वीसीसी बैटरी यहाँ पे कलेक्टर रजिस्टर लगाया, तो यहाँ से कलेक्टर करंट फ्लो की IC, और यहाँ पे बेस में जाएगी वो करंट IB, यहाँ पे जाएगी अमीटर रजिस्टर लगाया, तो अमीटर रजिस्टर में वो करंट जाएगी वो IE अमीटर करंट, इसको यहाँ ग्राउंड किया है, और कलेक्टर से हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट AC सिग्नल। अब इसका DC इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा VCC R1 R2 RC और RE। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, दो रजिस्टर है R1 R2, यहाँ पे RC RE, यहाँ पे कैपेसिटर हटा दिया और ये सप्लाई हट गई, यहाँ पे कलेक्टर बेस अमीटर, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वह V1 है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R2 के अक्रॉस माना कि वोल्टेज V2 है। ये R1 R2 RC कलेक्टर रजिस्टर और कलेक्टर रजिस्टर, और ये अमीटर रजिस्टर। यहाँ पे जो करंट जा रही है वह IB, यहाँ पे जो करंट जा रही है वो IC, यहाँ जो जा रही है वो कलेक्टर करंट, यहाँ जो जा रही है वो बेस करंट।
IB। इसको हम क्या करें, इसको हम यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो नेटवर्क है सबसे बेस्ट होता है, तीनों नेटवर्क में सबसे बेस्ट जो बाइसिंग प्रोवाइड कराता है, जो क्यू पॉइंट को स्टेबल रखता है, वो वोल्टेज डिवाइडर बाइस होता है। क्योंकि इस नेटवर्क में जब हम लिखेंगे लास्ट में जो इक्वेशन निकालेंगे उसमें जो क्यू पॉइंट निकालेंगे वो बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बीटा पे लगभग डिपेंड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि बीटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो बीटा पे डिपेंड करेगा तो क्यू पॉइंट इजीली वेरी हो जाएगा। तो ये नेटवर्क क्या बीटा पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल रहता है। तो तीनों सर्किट जो तीनों बायस सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, सेल्फ बायस, ये एक ही है सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर, और कलेक्टर बेस बायस है, और एक फिक्स बायस। तीनों में सबसे बेस्ट है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। क्यों? क्योंकि ये बीटा से इंडिपेंडेंट है, बीटा पे डिपेंड करता नहीं है, तो क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल रहता है। यहाँ पर ये डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है, उसको इक्विवेलेंट और करते हैं। ये क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो थेवेनिन यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए अपन क्या करें, ये जो बैटरी VCC वह R1 में जा रही है और R1 R2 पैरेलल में है, यहाँ पे R1 R2, तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। बैटरी VCC बैटरी यहाँ पे भी जा रही है और RC में भी बैटरी यहाँ पे, इसको यहाँ पे सप्लाई मिल रही है कलेक्टर रजिस्टर को। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं कि ये VCC बैटरी है वो कलेक्टर रजिस्टर में इसकी यहाँ पे सप्लाई जा रही है, और ये VCC बैटरी है वही VCC बैटरी जिसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, R1 से, और इसका जो नेगेटिव है पॉजिटिव कनेक्ट है R1 से, और इसका नेगेटिव जो कनेक्ट है वह ग्राउंड है। तो नेगेटिव तो ग्राउंड कर दिया और पॉजिटिव R1 से कनेक्ट है, और R1 R2 पैरेलल में, और R1 R2 को यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्ट किया वो किस में जा रहा है, बेस में। वही है सर्किट, हमने केवल इसको अलग किया बस। तो इसको ऐसे करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो इसका थेवेनिन सर्किट आराम से, थेवेनिन थ्योरम इसमें लग जाएगी, आराम से थेवेनिन हम थ्योरम बना लेंगे। बेस में जा रहा है R1 और R2 का, यहाँ से जो कनेक्ट किया R1 R2 के दोनों सिरों कनेक्ट करके, वो जो बेस में जा रहा है वह R1 का एक सिरा जा रहा है पॉजिटिव प्लस VCC में, R1 का एक सिरा प्लस VCC में जा रहा है, और R1 का दूसरा सिरा R2 के एक सिरे से दोनों से आपस में कनेक्ट करके बेस में जा रहा है, और ये ग्राउंड है। R2 का दूसरा सिरा ग्राउंड है, और VCC का जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल वह भी ग्राउंड है। ये यहाँ पे शो नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है और पॉजिटिव टर्मिनल R1 में जा रहा है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल किस में जा रहा है, वो सप्लाई किस में जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की सप्लाई RC में। ये देखो यहाँ पे प्लस VCC, और इसके सप्लाई कहाँ जा रही है, RC में जा रही है। इक्विवेलेंट बनाए कलेक्टर बेस एमीटर और ये रजिस्टर RE। यहाँ पे जो हम आगे देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं इसमें, और हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्यू पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो VCC है, थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं हम। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि R1 R2 यहाँ से, ये R1 R2 पहले ही था, ये जो बेस में जा रहा था वो, तो यहाँ पे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, और वही थेवेनिन वोल्टेज है VTH। तो वह क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू, या VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH बराबर V2 इक्वल टू, यहाँ जो करंट जा रही है प्लस VCC बैटरी सप्लाई जरूर करंट I, तो I इंटू R2 हो जाएगा। तो थेवेनिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VTH, या V2 बराबर क्या हो जाएगा, VCC इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ का जो वोल्टेज है R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर नियम से VCC इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, VCC इंटू R2 के अक्रॉस वोल्टेज है तो R2 इंटू VCC बटे R1 प्लस R2। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से, या फिर इसको ऐसे देख लो कि यहाँ पे जो करंट जा रही है R2 में वह I जा रही है, करंट I जा रही है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 वोल्टेज क्या हो जाएगा R2 के अक्रॉस, V2 बराबर R2 इंटू करंट I इंटू R2, और I क्या है, करंट I क्या है, VCC बटे R1 प्लस R2। तो I की जगह अपन VCC बटे R1 प्लस R2 लिख देते हैं, और इंटू R2 ये फॉर्मूले में है इसी। तो इस प्रकार ऐसे थेवेनिन वोल्टेज यहाँ पे VTH निकल जाएगा। और रजिस्टर, थेवेनिन रजिस्टर है RTH, वो कैसे निकालेंगे, वो इसलिए ऐसे निकालेंगे कि इसको हम R1 R2 है, इस बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, VCC इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और R1 R2 की ये RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए VCC बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये थेवेनिन थ्योरम पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। यहाँ पे अब इतना समझ लो कि यहाँ पे VCC बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया R1 R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RTH,
यहाँ से देखेंगे हम R2, यहाँ से देखेंगे इधर साइड से देखेंगे R2 की ओर से देखेंगे तो R2 और R1 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। तो RTH की वैल्यू आ जाएगी R2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। तो RTH की वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट ऐसे लिख लेंगे, VTH प्लस वो जो बेस में जाएगा और इसका माइनस ग्राउंड में जाएगा RTH ये, और ये जो सर्किट पहले से था इसी VCC प्लस बैटरी जो वही प्लस सप्लाई जो जा रही थी कलेक्टर रजिस्टर में, कलेक्टर करंट फ्लो हो रही थी यानी यहाँ पे IB करंट, और ये अमीटर करंट RE रजिस्टर में फ्लो हो रही थी। ये तो सेम वैसिटीज रहेगा। हमने क्या सेट किया, और जो R1 R2 था जो पैरेलल में था वह उसको इक्विवेलेंट निकाला, वो थेवेनिन थ्योरम लगाई और VTH निकाला और RTH निकाला। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया लास्ट में। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में VTH की वैल्यू फाइंड की हमने, यहाँ पे RTH की वैल्यू फाइंड की, और हमने VTH RTH को ऐसे लगाया। ये थेवेनिन थ्योरम जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि थेवेनिन थ्योरम से हम इसको कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर अब KVL अप्लाई करते हैं इस सर्किट में। यहाँ से KVL अप्लाई करते हैं, माना कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये हो जाएगा IB करंट, ये ऐसे ही फ्लो हो रही है तो माइनस IB इंटू RTH प्लस VTH माइनस VB माइनस यहाँ पे जो करंट जा रही है IE, तो माइनस IE इंटू RE इक्वल टू 0, माइनस IB RTH प्लस VTH माइनस VB माइनस IE RE इक्वल टू 0। चूँकि IE क्या होता है, अमीटर करंट क्या होती है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट क्या होती है IC इक्वल टू बीटा इंटू बेस करंट। तो IC की जो बीटा इंटू IB है वह यहाँ पे IC की जगह लिख देंगे। तो अमीटर करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगी IB प्लस बीटा इंटू IB, यहाँ से IB कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा। तो अमीटर करंट की जगह अपन क्या लिख लेंगे, IB इंटू 1 प्लस बीटा, क्योंकि अपन को फाइनली अपन को IC की वैल्यू निकालनी है। तो IC कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, बीटा इंटू IB। तो यहाँ पे केवल हम बेस करंट यहाँ पे सब में सेट कर देते तो बेस करंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो अमीटर करंट हमको नहीं चाहिए, तो अमीटर करंट को ऐसे फॉर्मूले से हम सेट कर लिया कि अमीटर करंट और बेस करंट के बीच में रिलेशन से कि अमीटर करंट क्या होती है, बेस करंट इंटू 1 प्लस बीटा। ये IB इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू IE में पुट कर देंगे और फिर IB की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो माइनस IB RTH प्लस VTH माइनस VB माइनस IE इंटू RE था, तो IE की वैल्यू पुट कर देते हैं, IB इंटू 1 प्लस बीटा RE बराबर 0। तो यहाँ पे VTH, यहाँ इससे अपन VTH निकाल लेंगे, तो ये तीनों जो है माइनस IB RTH माइनस VB माइनस IB 1 प्लस RE इंटू RE वह इधर लाएंगे 0 के इक्वल, तो प्लस हो जाएंगे वह, प्लस VB प्लस IB। ये दोनों कॉमन देख लो, यहाँ पे IB अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है RTH और IB इंटू 1 प्लस बीटा, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा IB कॉमन ले लिया तो RTH प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये VTH की वैल्यू हो गई VB प्लस IB इंटू RTH प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा। यहाँ से VB को इधर ले आएंगे तो VTH माइनस VB आ जाएगा, और IB के साथ गुणे में पूरा ये ब्रैकेट में गुणे में है, तो ये जब IB की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो VTH IB की वैल्यू आ जाएगी VTH माइनस VB बटे RTH प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा। ये RE इंटू 1 प्लस बीटा की जो वैल्यू है वह RTH से बहुत ज़्यादा होती है, तो RTH को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे IB की वैल्यू 5 फिर क्या आ जाएगी, VTH माइनस VB बटे 1 प्लस बीटा इंटू RE। हमको IC की वैल्यू निकालनी है, IB की नहीं निकालनी है। तो IC की वैल्यू, ये IB की वैल्यू पहले फाइंड कर दी, हम IC की वैल्यू अब कर करते हैं। IC क्या होता है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होती है, बेस करंट इंटू बीटा। तो बीटा हो गया, बीटा इंटू बेस करंट क्या IB, VTH माइनस VB बटे 1 प्लस बीटा इंटू RE, VTH माइनस VB बटे 1 प्लस बीटा इंटू RE। 1 प्लस बीटा है उसको बीटा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तो 1 प्लस बीटा को हम 1 प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बीटा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये बीटा की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 100 होगी तो 100 में 1 जोड़ोगे 101 या 100 तो लगभग बराबर ही होता है। तो 1 प्लस बीटा को हम बीटा के बराबर हो गया, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो बीटा से ये बीटा कट जाएगा, तो IC की वैल्यू बच जाएगी VTH माइनस VB
बटे 1 प्लस वी टी एच माइनस वी बी बटे आर ई, ये दोनों कट जाएंगे, बीटा और 1 प्लस बीटा आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस बीटा किसके लगभग बराबर है, बीटा के बराबर ही है, क्योंकि बीटा फॉर एग्जाम्पल बीटा की वैल्यू जो 100 है तो 100 में एक जोड़ो या नहीं जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। तो लगभग जो हम वैल्यू निकाल रहे तो 1 प्लस बीटा और बीटा की वैल्यू, बीटा और 1 प्लस बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी वी टी एच माइनस वी बी बटे आर ई। आई सी की वैल्यू आएगी वी टी एच माइनस वी बी बटे आर ई, ये कलेक्टर करंट की वैल्यू आएगी। और जो दूसरी इक्वेशन है वह क्या थी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई माइनस वी सी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0। ये बाहर लूप वाले से देखते हैं, ऐसे ये ऐसे देखते हैं इसको, तो वी सी सी प्लस वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इन सबको माइनस है तो ये 0 के इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वी सी बराबर वी सी सी प्लस वी सी सी माइनस आई सी, यहाँ पे देखना ये आई है, अमीटर करंट को हम कलेक्टर करंट के लगभग बराबर मान सकते हैं, क्योंकि अमीटर के करंट क्या होती है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट की वैल्यू बहुत नेग्लेजिबल होती है इन कंपेरिजन विथ आई सी, तो आई को क्या मान सकते हैं, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो आई को आई सी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, तो आई की वैल्यू आई सी की वैल्यू लगभग बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज हो जाएगा वी सी सी माइनस ये आई सी आर सी, और इसको भी आई सी मान लिया तो ये आई सी आर सी हो, आई सी आर ई हो गया, तो यहाँ पे दोनों में आई सी कॉमन आ गया, तो आई सी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, आर सी प्लस आर ई, तो ये वी सी की वैल्यू हो गई वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। हमको निकालनी है क्यू पॉइंट, निकाल लेते हैं हम ऑपरेटिंग पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है, कलेक्टर करंट की वैल्यू और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू। अब कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है वी टी एच माइनस वी बी बटे आर ई। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वी टी एच की वैल्यू वी बी से बहुत ज़्यादा होती है, वी बी 0.7 होता है तो वी टी एच की वैल्यू उससे बहुत 15 वोल्टेज हो गया, 12 वोल्टेज हो गया, तो इसकी वैल्यू लगभग वी बी से ज़्यादा ही होती है। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो वी टी एच की वैल्यू वी बी से ज़्यादा होती है तो वी बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टी एच बटे आर ई। आई सी की वैल्यू होगी वी टी एच बटे आर ई, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया, तो आई सी क्यू, और दूसरा क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट में दूसरी वैल्यू किसकी है, वी सी के, तो वी सी क्या है, वी सी सी माइनस आई सी क्यू इंटू आर सी प्लस आर ई। जो ये आई सी क्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे, तो हमें कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वी सी सी माइनस आई सी क्यू इंटू आर सी प्लस आर ई। ये हो गया वी सी की क्यू वैल्यू, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यू पॉइंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज, आई सी क्यू और वी सी क्यू की वैल्यू, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू है। कि इस क्यू पॉइंट को देखने से यहाँ पे आई सी और वी सी क्यू की वैल्यू देखो कि ये यहाँ पे आई सी क्या है, वी टी एच बटे आर ई, यहाँ पे बीटा आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे बीटा है ही नहीं प्रेजेंट, तो जब बीटा प्रेजेंट नहीं होगा तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो बीटा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीटा है ही नहीं, तो टेम्परेचर चेंज होने से आई सी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, आई सी की वैल्यू फिक्स रहेगी। और यहाँ पे आई सी की वैल्यू फिक्स है तो वी सी की वैल्यू भी वी सी सी माइनस आई सी क्यू इंटू आर सी प्लस आर ई वह भी फिक्स रहेगी, तो आई सी और वी सी की वैल्यू फिक्स है, तो क्यू पॉइंट हमारा फिक्स है। तो क्यू पॉइंट क्या है, आई सी और वी सी की वैल्यू वो दोनों फिक्स है, तो क्यू पॉइंट फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस प्रकार से क्या कहता है, बीटा से इंडिपेंडेंट रहता है। बीटा से इंडिपेंडेंट कहना मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल रहेगा। यहाँ पे वी बी ई की वैल्यू बहुत नेगलेक्ट हम इसको मान लेते हैं, तो वी बी इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वी बी की वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन ये वी टी एच के कंपेरिजन में बहुत कम होती है इसकी वैल्यू, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वी बी की वैल्यू भी जब चेंज होगी तो इतना फर्क नहीं पाएगा, क्यू पॉइंट लगभग हमारा स्टेबल रहेगा। तो आई सी और वी सी की वैल्यू है, ये क्यू पॉइंट किसका है, वोल्टेज डिवाइडेड बायस सर्किट का। तो ये फिक्स बायस सर्किट और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट से सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा क्यू पॉइंट लगभग स्थिर रहता है। थैंक यू।